नमस्कार, हिंदुस्तान 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से किसानों से बड़े बड़े वायदे करके सरकार बनाने में कामयाब रही है। आज हमारे साथ एक बड़े किसान नेता महनपाल चौहान जी मौजूद हैं और सरकार ने किसानों से जो वायदे किए हैं उनमें से अब तक कितने वायदे पूरे हुए हैं, इसी विषय पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। महनपाल चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी हृदय से स्वागत है। और सवाल सबसे पहला यही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी किसानों से बड़े बड़े वायदे करके उत्तर प्रदेश की सरकार में लौटी है, तो वायदे कुछ पूरे हुए कि नहीं? देखिए विपिन जी, किसानों की तो कोई मुराद पूरी नहीं हुई। ना किसानों को 5 साल में जो सबज बाग इन्होंने चुनाव से पहले दिखाए थे, 2017 के चुनाव से पहले, वो एक किस्म के सबज बाग ही रह गए। कोई पूरा सपना नहीं किसानों का हुआ, कोई मांग पूरी नहीं हुई। हाँ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई, अपराधियों के अंदर खौफ था। अपराधी या तो दुनिया छोड़ करके चले गए या वो सलाखों के पीछे चले गए। कानून व्यवस्था को लोगों ने मतलब जो है अच्छा फील किया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इन्होंने जितने वायदे किए थे कि हम गन्ने का समय से भुगतान कराएंगे, नहीं कराया। इन्होंने कहा था कि बिजली मंदी होगी, नहीं हुई। किसान का शोषण था और किसान बहुत निराश है, हताश है। अभी मैं भी एक किसान हूँ, खेती करता हूँ और खेती ही मेरा जीविका का एक साधन है। जो आदमी खुद में अनुभव करता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ किसानों की जेबें खाली है। किसानों के पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं, घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं, उपचार के लिए पैसा नहीं है। किसानों में तो त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई शक नहीं है। ना हमें लाभकारी मूल्य मिला है, ना केंद्र सरकार ने हमें लाभ दिया, ना प्रदेश सरकार ने कोई लाभ दिया। किसान तो लाचार और विवश है। महनपाल जी, हताश और निराश ना आप हो। प्रधानमंत्री जी का वायदा है 2022 भी ये है, किसानों की आय तो दोगुनी होगी। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी होगी। हम C2 का फार्मूला देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करेंगे। 2014 में बड़ी बड़ी 300 सभाओं में मोदी जी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करेंगे। लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बनी, 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागत का 1.5 गुना नहीं दे सकते। C2 का फार्मूला के आधार पर हम किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं दे सकते। अब इससे बड़ी मतलब किसानों के लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। हमारी 23 फसलें ऐसी हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, और आपको बताना चाहता हूं कि 2.5 राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जाती है। हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। कहीं भी ऐसा नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल खरीदी जाती है। और इन 23 फसलों में मात्र 6% किसान विपिन जी ऐसे हैं जो MSP पे अपनी फसलें बेचते हैं। 94% किसान बाजार के पर निर्भर है और औने पौने दाम पर अपनी फसलें बेचते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करूं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर गन्ने की खेती होती है। गन्ने का समय से भुगतान नहीं है तो किसान की बिल्कुल कमर टूट गई। बिजली बहुत महंगी है, हालांकि योगी जी ने आधे रेट की बिजली तय कर दी, खेत की भी और घर की भी, धन्यवाद है इसके लिए। लेकिन एक और काम खड़ा कर दिया, अब नलकूपों पर मीटर लगने शुरू हो गए। यहाँ हमें कल भी गंगेरू के अंदर कई गांव से जहां जहां उन्होंने मीटर लगाए तो भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने उन मीटरों को उखाड़ा और वो गंगेरू बिजली घर पर वो जमा कर दी है। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि भाई 100 दिन में किसान को समझा कर बुझा करके मीटर लगाए जा। तो मीटर का तो आप देख रहे होंगे घरों के ही बिल कितने आते हैं। जहां देखिए किसान की तो व्यवस्था है, उसकी अगर 10 पावर की बिजली मंजूर है, वो खेत मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए तो कमा रहा है। अब पहले पट्टे के मोटर थे, फिर मोनोब्लॉक मोटर आए और फिर क्या नाम अब समरसीबल है। और किसान पहले 100 बीघे का किसान था, 4 बेटे थे तो बेटे अलग अलग हो गए, तो चारों ने अलग अलग टुआल लगाई। तो किसान तो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है ना।
तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो सिंचाई के लिए जो सरकारी नलकूप है वे लगे, जैसे उनमें भी रजबाई का पानी और सरकारी जो सिंचाई के नलकूप है उनका पानी फ्री है, तो पानी फ्री उपलब्ध होना चाहिए किसान। भाई एक किसान की जो मासिक आमदनी है, अगर मैं 2017 के आंकड़े बताऊं तो हिंदुस्तान में एक किसान की जो मासिक आमदनी 6,000 रुपए है, और उसमें आप दिल्ली का असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसकी मासिक आमदनी 14,000 रुपए है। एक मजदूर की आमदनी 14,000 रुपए, एक किसान की मासिक आमदनी 6,000 रुपए, और 6,000 रुपए में कैसे उसका गुजारा हो रहा? जिन घरों में नौकरी है, बिजनेस है, वो घर तो ठीक चल रहे हैं, बाकी जो खेती पर निर्भर है वो किलकी मार रहा, कर्राहट है उसके अंदर, वो दुखी है, बहुत परेशान है, उसकी ज्यादा सुनने वाला कोई नहीं है। महिंद्र जी, किसान को तो रोना है। आज आप बिजली महंगी के लिए रो रहे हैं, और जो पूर्व की सरकारें रही उसमें आप बिजली ना आने की वजह से रो रहे थे। देखिए, किसान ने अपने जेब से पैसा लगा करके नलकूप लगाए और देश को खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर किया। सरकार की हम मानते हैं कि हरित क्रांति आई तो उसमें अच्छे बीज आए, अच्छे उर्वरक खाद आए और पेस्टिसाइड भी आई। तो किसान के मन में तो ये था कि भाई अच्छे बीज आए, अच्छी दवाइयां हैं, अच्छे खाद हैं और मेरे खेत में उत्पादन ज्यादा होगा। अब पंजाब सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है, सिंचित क्षेत्र है, कई नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन वहां का किसान भी आत्महत्याएं करता है और सबसे ज्यादा कर्जदार भी पंजाब का किसान है। सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं भी पंजाब के अंदर होती है। ये कहीं न कहीं सरकार की नीतियां खराब है ना। देश में 12,500 से भी ऊपर एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। हालांकि जब से मोदी की सरकार आई, एनसीआरबी राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना की रिपोर्ट जो आती थी वो भी बंद कर दी है। अरे 1995 से लगा करके 2015 तक 20 वर्षों में 3-3.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। है कोई ऐसा व्यवसाय कि हम कमाते भी हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, राष्ट्र के लिए कमाते हैं और फिर भूखे मरते हैं, खुदकशी करते हैं? ये किसान के दर्द को थोड़ा ही समझते हैं। ये तो उनमें क्या नाम एसी रूमों में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े परिवारों के लोग हिंदुस्तान के किसान की नुमाइंदगी करते हैं, किसान की बात करते हैं कोई जाकर के। जो थोड़े बहुत लोग जाते भी हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के, जाते तो हैं, लेकिन ये भी उनके जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके दबाव में आते हैं क्योंकि इनके पास उतनी नॉलेज नहीं है। अच्छे लोगों का चयन हम नहीं करते, ये भी कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। महिंद्र जी, आपके अनुसार बिजली महंगी, पेस्टिसाइड महंगा, इंसेक्टिसाइड महंगा, लेकिन फसलें भी तो महंगी बिक रही हैं। नींबू किस रेट बिका है? सरसों का तेल किस रेट है? नहीं, अब इस बार जो है एक मतलब यूक्रेन और रूस और रशिया में युद्ध है और आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया का जो खाद्यान्न पैदा करता है, गेहूं विशेष रूप से, वो 30% पैदा करते हैं। अब दोनों देशों में युद्ध चल रहा है तो उनका तो जो गेहूं है, अनाज है, वो बाहर कहीं विदेशों में नहीं जा पा रहा है, उसका निर्यात नहीं हो पा रहा। और भारत में भी कांडला बंदरगाह में 4,000 ट्रक फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि कभी देश में भूखमरी ना आ जाओ। जब देश भूखा मरेगा तो किसान याद आओगा। इस बार कह रहे हैं प्रदेश सरकार कह रही कि उसके जो खाद्यान्न विभाग के जो कर्मचारी है वो गांव-गांव जाएंगे और किसान से गेहूं खरीदेंगे। पिछले साल इनकी किसान ने बम्पर पैदा की, 5 क्विंटल का बीघा, 6 क्विंटल का बीघा किसान का हुआ, 2.5 और 3 निकला है, तो गेहूं का उत्पादन भी कम हुआ। तो पिछली बार बम्पर पैदा की तो हम जाते थे क्रय केंद्रों पर, कहीं पल्ली बारदाना नहीं था तो कहीं लेबर नहीं थी, तो किसान को परेशान किया गया। तो इस बार पैदा कम हुई तो ये तो प्राकृतिक कारण है, सरकारें रो रही है। भूस महंगा, गेहूं महंगा। नहीं, राष्ट्रीय बाजार तो 3,000 से भी ऊपर है, मिलना चाहिए किसान को इसका लाभ। और हम तो ये कहते हैं एमएसपी से कम कोई भी खरीदता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अरे न्यूनतम, अधिकतम नहीं, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम। लेकिन सरकार कोई कानून बनाती नहीं, क्यों नहीं बनाती? यानी सरकार ने किसानों से जो वायदे किए वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। बिजली की जहां तक मैं बिजली की बात बताऊं, मैं बिजली विभाग में पहले बहुत ज्यादा करप्शन था, अब वो करप्शन कम हुआ है। पिछले हम देखते थे अब से 4-5 साल पहले ट्रांसफार्मर फूकता था, किसान
अपने पैसे से ट्रांसफार्मर लाइनमैन को किसी को पकड़ता था, ट्रांसफार्मर को उतरवाता था, अपने पैसे से ठीक करवाता था, तार चोरी हो गए तो अपने पैसे से खरीदता था। अब ऐसा नहीं, अब ऑनलाइन वो दो कि भाई हमारा ऐसे से ट्रांसफार्मर फूक गया, यही सरकारी विभाग की, बिजली विभाग की गाड़ी आएगी, वो लेके जाएगी और रखे जाएगी। सुधार तो हुआ है, लेकिन मैं ही नहीं दे सकता। अब आप बताओ, मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ, मेरी आमदनी 2000 रुपये महीना और बिजली भी बहुत महंगी हो, गन्ने का भी समय से भुगतान ना होता हो, फसलों के भी सही दाम ना मिलते हो, जी में मेरे पैसा ना हो, मुझे तो वो भी बहुत महंगा लगेगा। जो मेरा 500 रुपये या 700 रुपये महीना बिल आ रहा, अब 1700 कुछ रुपए वार्षिक एक माह का बिल बैठता था, वो 20-21 हजार रुपये सब ब्याज लग करके बैठता था। किसान कहाँ से दे देगा? पर्ची 15 दिन में, 20 दिन में भुगतान आया, 4 दिन का भुगतान हुआ। हम तो मर तो ही आ गए कि हमें समय से भुगतान नहीं। लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य अगर हमें मिल जाएंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे। जब तक हमें लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे, किसान सम्मान निधि वगैरह वगैरह कितनी मिलती रहो, इससे कोई लाभ नहीं। हमें किसान सम्मान निधि की कोई आवश्यकता नहीं। हमें हमारी अपनी फसलों के वाजिब दाम दीजिए, लाभकारी दाम दीजिए, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। हमें इस सरकार से या इससे पूर्ववर्ती सरकार से कोई लेना देना नहीं, हम तो सच्चे किसान ही देसी हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि मैं इस फील्ड में हूं, मैं तो वो आदमी हूं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लो काटे हाथ, जो घर फूकने वो चले हमारे साथ, जो घर फूके आप ना वो चले हमारे साथ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता मैनपाल चौहान जी, जिनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने कुछ चीजों में तो सुधार किया है, जबकि कुछ चीजों में सुधार की आस किसान वर्तमान सरकार से लगाए बैठा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।